नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। और हम आज इस वीडियो में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपने इससे पिछले दो वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हों या व्यंजन हों, उन सभी के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंठवर्ण। कंठवर्ण वह वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से हो। तो कंठवर्ण से उच्चारित होने वाले का वर्ग का अर्थात हो गया का, खा, गा, घा, ञ। यहाँ तक ये सभी वर्ग यानी एक वर्ग के पांचों अक्षर का वर्ग के अ, आ तथा विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ द्वारा होता है। उसके पश्चात आते हैं हम तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को देखते हैं। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण चा वर्ग तालु से उच्चारित होता है। उसके अलावा ई, या और श, यह वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं। इसके पश्चात है मूर्धा वर्ण, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो इसमें टा वर्ग पूरा आता है, री आता है, रा और श। इसके पश्चात दंत वर्ण है। तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों में ता वर्ग आ जाता है और ल और सा, इन दोनों वर्णों को भी दंत वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात ओष्ठ वर्ण है। तो ओष्ठ वर्ण में पा वर्ग पूरा आ जाता है तथा उ और उ, इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ के द्वारा ही होता है। इसके पश्चात अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे वर्ण सभी वर्गों के पंचमाक्षर यानी आखिरी वाले जो पांचवें अक्षर हैं वह सभी अक्षर होते हैं तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी अनुनासिक है। इसके बाद आता है कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण से अर्थ हुआ कंठ और ओष्ठ यानी जिनके उच्चारण में ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ण दो ही हैं, ओ और औ। इसके पश्चात आता है दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण में दांत और ओष्ठ दोनों को का प्रयोग किया जाता है। ऐसा वर्ण एक ही है, वा। इसके पश्चात आ जाता है कंठतालु वर्ण। कंठतालु से उच्चारित होने वाले वर्ण ए तथा ए हैं। और अंत में बचता है स्वर यंत्र वर्ण। स्वर यंत्र वर्ण मात्र एक ही है, हा। इसके पश्चात हम आते हैं अभ्यांतर के आधार पर वर्गीकरण। अर्थात हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ हमें अभ्यांतर के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। और अभ्यांतर के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला, यानी हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसके उच्चारण में हमारा मुख जो है वो पूर्ण रूप से खुलता है। तो विवृत वर्ण सभी स्वर आते हैं, सभी स्वरों को हम विवृत के अंतर्गत रखेंगे। इसके पश्चात आता है स्पृष्ट। तो स्पृष्ट वर्ण में सभी स्पर्श व्यंजन क, च, ट, तप वर्ग यानी जो 25 अक्षर जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वह सभी स्पृष्ट वर्ण होते हैं। इसके पश्चात आता है आपका ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्ट वर्ण में के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी हैं, ऐसे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं, 11 अलावा। तो यह ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है ईषद विवृत। तो ईषद विवृत के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन, चाहे आप ऊष्म कहें या संघर्षी कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ऐसे व्यंजन 4 हैं, श, श, स और हा। तो यह ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है 5वां भाग इसका संवृत। तो संवृत के अंतर्गत आ वर्ण आता है। अब देखते हैं हम आगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला को बाह्य प्रयत्न के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है। पहला है विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, 5वां घोष, छठा अघोष, 7वां अल्प प्राण, 8वां महाप्राण, 9वां उदात, 10वां अनुदात और 11 स्वरित।
इन सभी वर्णों को 11 भागों में बांटा गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।